पिछले एपिसोड में आपने सुना अपने बचपन को याद करता कबीर पहुंच जाता है उस कमरे के बाहर जहां वो अपनी माँ रानी के साथ रहा करता था। हर शाम उसे अपनी माँ से दूर कर दिया जाता था और वो बहुत उदास हो जाता था। पर छोटे से कबीर की मुलाकात उसी के जितनी राधा से होती है और दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल जाते हैं। पर जब राधा को उससे दूर कर दिया जाता है तो अचानक कबीर अपनी यादों से बाहर निकल अपने आप को फिर उसी नुक्कड़ पर पाता है जहां वो राधा के साथ खेला करता था। राधा को याद करता कबीर जब टैक्सी लेने के लिए आगे बढ़ता है तब उसे वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं राधा ही थी। अब आगे। जी, मैं राधा और आप? राधा के ये कहने पर कबीर उसे फिर तकतकी लगाकर देखता है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी देखकर राधा को थोड़ा अजीब लगता है और वो सादिक की तरफ देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये अजनबी आदमी उसे देखकर इतना खुश क्यों हो रहा है। राधा आगे कुछ कहे उससे पहले कबीर हकलाता हुआ राधा से पूछता है, तुम कमरा नंबर 5 वाली राधा हो ना? अब शौक होने की बारी राधा की थी। वो अपने आईब्रोज चढ़ाकर कबीर को ध्यान से देखती है। एक हल्की सी मुस्कुराहट और क्यूरियोसिटी दोनों राधा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी और बहुत सोचने के बाद वो कबीर से पूछती है, आखिर तुम हो कौन और मेरे बारे में इतनी पुरानी बात तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर सादिक बीच में ही कूद पड़ता है। अरे राधा, ये तो कुछ नहीं, ये भाई साहब तो मेरे मरहूम दादा यानी रहीम चाचा को भी जानते हैं। जब इन्होंने मुझे उनके बारे में पूछा तो मैं भी हैरान रह गया। ये सुनकर राधा की क्यूरियोसिटी अब 7वें आसमान पर थी, पर वो उसे देखकर अभी भी सिर्फ मुस्कुरा ही रही थी। और तब कबीर राधा से पूछता है, तुम्हें बुढ़िया के बाल अभी भी पसंद है क्या? अब खाना छोड़ दिया? ये सुनकर राधा जोर से चिल्लाती है, अरे कमरा नंबर 5, तू कबीर है? ये सुनकर कबीर हंसता हुआ सिर हिलाकर हामी भरता है और राधा सब कुछ छोड़ उसे गले लगा लेती है और उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आती हैं। इतने सालों बाद बचपन के साथी बहुत कस के गले लगते हैं और कुछ सेकंड्स बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें रियलाइज होता है कि भले ही वो बचपन के दोस्त हों, पर इतने साल बाद कहीं न कहीं वो एक दूसरे के लिए अजनबी ही हैं। उनके बीच एक बड़ी ऑकवर्ड सी साइलेंस छा जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं पर कुछ कह नहीं रहे और ये सब देख के सादिक के चेहरे पर अब सवालिया निशान साफ नजर आ रहे हैं। इस ऑकवर्ड साइलेंस को सादिक ब्रेक करते हुए कहता है, चलिए आप दोनों के लिए एक गर्मा गर्म चाय बना देता हूं और मुझे इस दोस्ती के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। दोनों वहां से सादिक के साथ चल देते हैं। इस समय रात के 3 बज रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद सुबह होने वाली है। कबीर और राधा चाय के टपरी के बाहर बैठे हैं। रात की बारिश का पानी धीरे धीरे अब उतर रहा है और गली में हलचल भी थोड़ी कम है। तभी सादिक चाय बनाते हुए पूछता है, कबीर साहब, ये तो समझ आया कि आप यहाँ कमाठीपुरे में पैदा हुए, पर अभी आपको देख के लगता है कि आप एक बड़े आदमी हो। ये कैसे हुआ? ये सुनकर राधा भी कबीर से सवाल करती है, हाँ कबीर, मुझे इतना याद है कि एक दिन अचानक तुम यहां से गायब हो गए और आज तुम एक हैंडसम रईस आदमी की तरह लग रहे हो। कोई बड़ा हाथ मारा है क्या? ये कहकर राधा हंसने लगती है। कबीर भी मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मैं आज एक बड़ा जर्नलिस्ट हूं और डॉकयार्ड के पास एक छोटी सी जगह पर रहता हूं, पर मुझे यहां से निकलने में और मेरी जिंदगी संवारने में रहीम चाचा का बड़ा हाथ है। सादिक ये सुनकर 2 मिनट के लिए रुक जाता है और अपने मरहूम दादा रहीम बिलाल अहमद उर्फ रहीम चाचा की चाय की दुकान में लगी फोटो को देखता है और कहता है,
ये हमारे मरहूम दादा सादिक भाई, वो कहते हैं ना कि खुदा के घर से कुछ फरिश्ते फरार हो गए, कुछ पकड़े गए, कुछ हमारे यार हो गए। बस रहीम चाचा की जिंदगी का फसाना भी ऐसा ही था। ये सुनकर राधा और सादिक अब बड़े ध्यान से कबीर को सुनते हैं। रात मां ने ही करवाई थी, ज्यादा कुछ याद नहीं, पर एक आदमी आया था एक बार कमरे पर। बहुत बड़ा सेठ था, दुबई से आया था और मेरी मां उसको भा गई थी। वो मां को अपने साथ दुबई ले जाना चाहता था और मां भी इस जगह को छोड़कर जाना चाहती थी, पर मां की एक मजबूरी थी। मैं एक तरफ उसके सामने दुबई जाकर अपनी जिंदगी सुधारने का एक मौका था और दूसरी तरफ मैं, उसने अपनी जिंदगी को चुना, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? राधा ने पूछा। उसने उस सेठ से कुछ पैसों की मांग रखी। सेठ ने बहुत सारे पैसे देने के लिए हामी भरी और वो पैसे मेरी मां ने रहीम चाचा को देते हुए उन्हें मेरी जिम्मेदारी भी सौंप दी। मतलब आपकी मां के जाने के बाद दादा ने आपको पाला? सादिक ने सवाल किया। कबीर ने जवाब देते हुए कहा, बहुत कम लोग जानते हैं कि अमूमन बड़े शांत और कम बोलने वाले रहीम चाचा यहां रह रही कितनी लड़कियों के लिए एक बैंक का काम भी करते थे। उनके कमाए पैसों को अपने पास सुरक्षित रखते थे और उनके मांगने पर लौटा भी देते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जिंदगी में होने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किलात को आसान करते थे। ये सुनकर राधा ने सवाल किया, वो कैसे? जैसे गांव में किसी लड़की का पक्का घर बनवाना हो या किसी की बहन या बेटी की शादी करनी हो। और उस कड़ी में एक मैं भी था, जिसका पूरा जिम्मा मेरी मां रहीम चाचा के पास छोड़ गई थी, वो भी पैसों के साथ। चाचा ने मुझे पास ही के एक होटल में काम पे रखवा दिया और नाइट स्कूल में मेरी पढ़ाई भी शुरू करवाई। वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, पर जब भी करते थे बड़े प्यार से मुझे समझाते थे कि अगर यहां से निकलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा और तालीम भी हासिल करनी होगी। उस समय मुझे ज्यादा सूझबूझ तो नहीं थी, पर जब भी रहीम चाचा कोई बात कहते वो मेरे लिए पत्थर की लकीर बन जाती। बस यूं ही एक दिन जब मैंने होश संभाला तो यहां इसी दुकान पर आकर उनसे मिला और कहा, रहीम चाचा कैसे हैं आप? आज मेरी 12वीं का रिजल्ट आया है, सोचा कुछ मीठा लेके आपके पास आऊं। ये सुनकर रहीम चाचा ने मेरी तरफ देखा। चेहरे पर ज्यादा हाव-भाव नहीं थे, बस उनकी आंखें भर आई थीं, पर कुछ नहीं बोले। मुझे यहां से ले गए, एक अच्छे से कैफे में मुझे खाना खिलाया और बोले, बेटा बेहतर होगा कि अब तुम यहां इस गली और इस जगह कभी ना आओ। यहां से निकलकर आज तुमने एक बेहतर जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया है, तो अपना अतीत अब यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इतना कहकर रहीम चाचा वहां से चले गए। उनकी ये बात भी मैंने शिद्दत से मानी और बस एक वो दिन था और एक आज की ये रात है। मैं कॉलेज गया, पढ़ाई की, नौकरी की और आज एक सक्सेसफुल इंसान बना। पर आज एक किस्मत मुझे यहां खींच लाई और देखो यहां अब तुमसे मुलाकात हो गई। राधा और सादिक चाय की चुस्कियों के साथ कबीर की ये बातें ध्यान से सुन रहे थे और तभी राधा ने उससे कहा, किस्मत वाले हो तुम कबीर, जो इस नर्क में भी तुम्हें एक ऐसा फरिश्ता मिला जिसने तुम्हारी जिंदगी संवार दी। एक ऐसी मां मिली जो तुम्हें छोड़ तो गई पर उसे तुम्हारी फिक्र थी। हर किसी के साथ ऐसे नहीं होता, सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। ये कहते कहते राधा रोने लग गई। शायद वो कबीर के लिए खुश थी, पर न चाहते हुए भी वो उससे जरा सा जल रही थी, क्योंकि जिंदगी ने शायद उसे यह मौका नहीं दिया था। तभी वहां एक लंबी सी कार आई और ठीक दुकान के सामने खड़ी हो गई। कार का शीशा नीचे हुआ और उसमें से एक आदमी ने राधा को देख के इशारा किया। राधा ने अपने आंसू पोंछे, बैग से एक पॉकेट मिरर निकाला, अपना मेकअप ठीक किया और उसके पास गई। इधर कबीर ये देख के थोड़ा सरप्राइज्ड था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने राधा का एक अलग रूप देखा था। राधा वापस आई और कबीर को देखकर बोली, क्या हुआ कबीर,
ऐसे क्या देख रहे हो, यही मेरी हकीकत है। तुम्हें क्या लगा था कबीर, सबकी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं ना होती। इतना कहकर राधा वहां से चली जाती है। पर एक बार फिर उसको जाता देख कबीर परेशान हो जाता है। पर इस बार वो उसे रोक नहीं सकता। बचपन में जब वो लोग राधा को ले गए थे तब बात अलग थी, पर इस बार राधा अपनी मर्जी से गई है। पर कबीर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आखिर क्यों वो इतना परेशान था? थोड़ी देर पहले मिली राधा को जाता देख उसके दिल पे छुरियां क्यों चल रही थी? शायद इसका जवाब खुद कबीर के पास भी नहीं था, या जो जवाब था कबीर उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। क्या कबीर राधा से प्यार करता था, इसलिए राधा का यूं जाना उसके लिए इतना पेनफुल था? सादिक खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। राधा के जाने के बाद सादिक ने कबीर से कहा, साहब मजबूरी में गई है, कमबख्त पेट भी तो पालना है। और यही यहाँ की सच्चाई है। चेहरे पर कितनी भी खूबसूरती क्यों न हो, पर यहाँ सब या तो रंडियां हैं या कॉल गर्ल्स। कबीर उसे सुन रहा था पर कुछ नहीं बोला। साहब आप अपने चेहरे से सोफिस्टिकेशन का चश्मा हटाओ और जमीन पर आकर इन लोगों को ध्यान से देखो, क्योंकि आप भी इनमें से ही एक हो। पर अभी आप घर जाओ, क्योंकि सुबह होने को है साहब। जब सूरज चढ़ता है तो यहां जिंदगी ढल जाती है साहब। आपका लाभ, आपको असली कमाटी पूरे से मिलवाता हूं, जिसे आप शायद पीछे छोड़ आए हो कहीं बहुत दूर, और जहां आपको राधा जैसी और भी कई मिलेंगी।